हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हम पिछले क्लास में लॉ ऑफ डिमांड को कंप्लीट किए। हम पिछले क्लास में लॉ ऑफ डिमांड का जो हमारा टॉपिक चले आ रहा था 3-4 दिनों से, 3-4 क्लासेस से हम लॉ ऑफ डिमांड ही पढ़ रहे थे, वो हम पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिए। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड आगे चलेंगे। हम डिमांड चैप्टर पर ही हैं। हम यूनिट 1 के जो पहला पार्ट डिमांड है उसी में हैं। उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, और मेरा उम्मीद है कि इस बार भी एग्जाम में यहां से तो क्वेश्चन जरूर आएगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हम आज पढ़ेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उसमें अपने कॉलेज का नाम जरूर से मैसेज करना। मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रुप पर ऐड कर दूंगा। ग्रुप पर ऐड होने का बहुत सारा बेनिफिट है, प्लस नीचे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उसको जरूर से डाउनलोड कर लेना। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने से तुम्हें ऐप पर बहुत सारी एडिशनल चीजें मिलेगी, ठीक है। तो ये दोनों काम जरूर से कर लेना। आ जाओ शुरू करते हैं पढ़ना। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वर्सेस चेंज इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का एक और नाम होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं। एनईपी ऑलरेडी एप्लीकेबल हो गया है। हर कॉलेज एनईपी के अकॉर्डिंग एग्जाम्स इस बार करवाएगा। तो एनईपी के अकॉर्डिंग हम सारा प्लेलिस्ट शुरू कर दिए। ऑल 5 सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट यूट्यूब पर भी है। ऑल 5 सब्जेक्ट का कोर्स ऐप पर भी अवेलेबल है। कॉम्बो ऑफर्स भी हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज करना। मैं तुम्हें कॉम्बो ऑफर्स के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। आ जाओ, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सबसे पहले आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वर्सेस चेंज इन डिमांड, या फिर मैं इसका नाम लो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक शुरू करते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। एक डिमांड कर्व में हम किस तरीके से मूव करेंगे, हम सिंपली जानते हैं। स्टार्टिंग से मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। मैं दोनों टॉपिक पहले समझा दूं तुम्हें, एग्जाम्पल लेकर दोनों को समझा दूंगा, फिर हम बुक पर चलेंगे, बुक में क्या लिखा है पढ़ लेंगे, ठीक है। आ जाओ, इधर हम क्या बनाते हैं सर, इधर क्वांटिटी होता है और इधर प्राइस होता है। एक तरफ क्वांटिटी होता है, एक तरफ प्राइस होता है। मैं पहला डायग्राम बना रहा हूं। डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है हमारा। दिस इज पी, दिस इज जीरो, ओपी प्राइस और ओक्यू क्वांटिटी, एंड दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब डिमांड है। इस पॉइंट पर हम अभी फिलहाल हैं, मान लो पॉइंट ए पर हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं पॉइंट ए। इक्विलिब्रियम तुम अभी तक पढ़े नहीं हो, इसीलिए मैं लिख देता हूं पॉइंट ए, ठीक है। तुम अभी फिलहाल कहां पर हो, पॉइंट ए में है सर हम, यस, पॉइंट ए, ठीक है। मान लेते हैं किसी रीजन से प्राइस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, हम कहां जाएंगे, ये हमारा प्राइस था पी, हम चले गए नए प्राइस P1 में, ठीक है। प्राइस इंक्रीज हो गया, ये मान लो 100 रुपए था, ये है 120। पहले 100 रुपए प्राइस था, अब प्राइस इंक्रीज होकर 120 हो गया है। ध्यान से देखना सब कोई, मैं दोनों कॉन्सेप्ट को अभी दो डायग्राम बनाकर तुम्हें पूरा समझा दूंगा, उसके बाद हम बुक पर चलेंगे, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी, ठीक है। मान लो प्राइस इंक्रीज हो गया, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं इसको नाम दे देता हूँ Q1, क्योंकि हम नॉर्मली जानते हैं जब भी किसी चीज का प्राइस इंक्रीज होता है तो एज पर लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब भी किसी चीज का प्राइस कम होता है क्वांटिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो क्वांटिटी पहले Q था, मान लो ये 50 यूनिट्स था, तो अब क्वांटिटी कम होकर कितना हो गया है, 40 यूनिट्स हो गया। बात समझ में आया। तो प्राइस के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी कम हो रहा है। हम पॉइंट ए से कहां पहुंच जाएंगे, पॉइंट बी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। पॉइंट ए से कहां चले गए हम, पॉइंट बी में चले गए। अब मान लेते हैं प्राइस रिड्यूस होता है, P2, प्राइस 80 रुपए हो जाता है। तो अब क्या हो रहा है देखो,
हम कहाँ जाएंगे, पॉइंट सी में आ जाएंगे, ठीक है। और न्यू क्वांटिटी विल बी Q2। क्वांटिटी क्या होगा, पहले के मुकाबले जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एज पर लॉ ऑफ डिमांड यही होना चाहिए और वही हो रहा है। तो 50 यूनिट से हम इंक्रीज होकर कहाँ चले गए, 60 यूनिट्स पर चले गए। बात समझ में आ रहा है। तो हम पॉइंट ए से पहले बी में गए या पॉइंट हम सी में गए। तुम ध्यान से देखो, ये जो हमारा डिमांड कर्व है डी डी, हम उसी ग्राफ के ऊपर हैं। पहले पॉइंट ए में थे, फिर बी में गए, सी में गए, हम चाहे कहीं भी जाएं, हम हमेशा इसी ग्राफ, ये जो डी डी कर्व है इसके ऊपर ही रहेंगे। हम उसी कर्व में या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। इस वजह से हम इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। हम सेम कर्व में या तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं या तो नीचे की तरफ जा रहे हैं। हमारा कर्व नहीं बदला, हमारा सिर्फ पॉइंट बदल गया। हम पॉइंट ए से बी में चले गए, बी से सी में आ गए, सी से डी में चल जाएंगे, डी से ई में, और अगर बहुत सारे पॉइंट्स बनाऊंगा तो बहुत सारे पॉइंट्स में हम चले जाएंगे, लेकिन हमारा कर्व वही का वही रहेगा। इस वजह से पहला टॉपिक का नाम है मूवमेंट along the same curve या मूवमेंट along the डिमांड कर्व, या इसको हम लिख सकते हैं सेम कर्व। इसको हम सेम कर्व भी बोलते हैं। आओ पढ़ते हैं सबसे पहले मूवमेंट along the same कर्व के बारे में, ठीक है। when quantity demand of a commodity changes due to change in its price, मार्क करना, due to change in its price, जब प्राइस की वजह से चेंजेस आएगा, when the change is due to change in price कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये अदर फैक्टर्स कौन से हैं, हम पहले क्लास में स्टार्टिंग में पढ़े थे। टोटल 8 फैक्टर्स हैं। पहला प्राइस है जिसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बोलते हैं, बाकी के 7 फैक्टर्स हैं। तो ये कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट का मतलब बाकी के 7 फैक्टर, इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। याद रखना, डिमांड के साथ वर्ड क्या लगा है, क्वांटिटी। क्वांटिटी वर्ड कब लगता है, व्हेन देयर इज प्राइस। प्राइस के वजह से जब चेंजेस आएगा तब वर्ड हम यूज करेंगे क्वांटिटी, याद रखना, ठीक है। दिस इज ग्राफिकली एक्सप्रेस इन द मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। देखो बोला ना, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व बोलते हैं हम इसको, क्योंकि हम उसी डिमांड कर्व में या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। देयर कैन बी आइदर डाउनवर्ड मूवमेंट, दैट इज एक्सपेंशन इन डिमांड, हम एक एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ये सब नाम है। देखो, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व पहला नाम हो गया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दूसरा नाम हो गया, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तीसरा नाम हो गया। तो ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम है। एग्जाम में कोई भी नेम से क्वेश्चन आ सकता है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोलेगा तब भी यही लिख कर आना है, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व बोलेगा तब भी यही लिख कर आना है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोलेगा तब भी यही लिख कर आना है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलेगा तब भी यही लिख कर आना है। बात समझ में आए, तो सभी उसी के नाम है, along the same demand curve. Expansion in demand. Expansion in demand refers to rise in quantity demand due to fall in the price of the commodity. Other factors remaining constant. कौन से factor? बाकी के 7 factors. ठीक है. It leads to downward movement along the same demand curve. It is also known as extension in demand or increase in quantity demand. देखो, पांचवा नाम और छठवां नाम। बात समझ में आ रहा है, कितने सारे नाम हैं, एक ही कॉन्सेप्ट के इतने सारे नाम हैं। एग्जाम में कोई भी नाम से क्वेश्चन आएगा, तुम बोलोगे सर तो पढ़ाई नहीं, ये उद्देश्य वाले तो पढ़ाते नहीं आधा चीज। हम पढ़ाते सब कुछ हैं, ध्यान रखो, हम पढ़ाते सब कुछ है। सेम कॉन्सेप्ट अलग नाम से क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है और तुम कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि तुम तो सारा नाम पढ़ते नहीं हो, तुम तो हेडिंग पढ़ के जाते हो। हेडिंग पढ़ लिए, डायग्राम पढ़ लिए, 2 लाइन पढ़ लिए, बात खत्म। ऐसे काम बनेगा? ऐसे नहीं बनेगा। पूरा ऑल नेम्स तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। आ जाओ, पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसी में आगे चलते हैं। और एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले प्राइस 20 रुपए था, क्वांटिटी 100 रुपए, प्राइस 15 हो गया, क्वांटिटी 150 हो गया, ठीक है। एज इन द गिवन शेड्यूल एंड डायग्राम, द क्वांटिटी डिमांड राइजेस फ्रॉम 100 यूनिट टू 150 यूनिट विद फॉल इन प्राइस ऑफ 200। यहां पर डायग्राम था, देखो, पहले हम पॉइंट ए में थे, अब पॉइंट बी में आ गए, क्योंकि जैसे ही प्राइस कम हुआ क्वांटिटी बढ़ गया, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब जब डिमांड कम होगा। डिमांड कम कब होगा? जब प्राइस इंक्रीज होगा। उसी का ऑपोजिट सिचुएशन। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रेफर्स टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। याद रखना, जगह जगह वर्ड क्वांटिटी यूज किया है। क्वांटिटी क्यों यूज किया है? क्या इसको मजा आ रहा है क्वांटिटी यूज करने पर? जब भी प्राइस के वजह से प्राइस इंक्रीज या प्राइस डिक्रीज होता है और उसके वजह से डिमांड चेंज होता है, तब हम वर्ड यूज करते हैं क्वांटिटी।
डिमांड के आगे उसका क्वांटिटी वर्ड लग जाएगा। कब लगेगा? जब इंपैक्ट आएगा ड्यू टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस को छोड़कर बाकी कोई फैक्टर में चेंज आ रहा है, मान लो इनकम इंक्रीज हो गया, या टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, सीजन एंड वेदर चेंज हो गया, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन चेंज हुआ, तो उस टाइम सिर्फ वर्ड यूज होगा डिमांड, क्वांटिटी वर्ड यूज नहीं होगा। क्वांटिटी तभी यूज होगा जब प्राइस के वजह से चेंजेस आएगा। ठीक है, आ जाओ। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रेफर्स टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्लियर है बात? यस। चलते हैं आगे। इसी टॉपिक में एक और स्लाइड है हमारे पास। इट लीड्स टू अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। देखो यहां पर वही एग्जांपल दिया जो मैं तुम्हें एक ही डायग्राम में समझाया था, यहां पर दो डायग्राम दिया। हम पहले पॉइंट ए में थे, प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड कम हो गया। ठीक है, हम पॉइंट ए से बी में चले गए, उसी का शेड्यूल दिया हुआ है, उसी का डायग्राम यहां पर तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, शिफ्ट इन डिमांड। देखो टॉपिक क्या है? शिफ्ट इन डिमांड। पहला नाम चेंज इन डिमांड लिखा है, देखो क्वांटिटी वर्ड नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है क्वांटिटी वर्ड? बिकॉज अब प्राइस चेंज नहीं होगा, प्राइस वही का वही रहेगा, बाकी फैक्टर्स में चेंजेस आएगा। बाकी फैक्टर मतलब बाकी के जो 7 फैक्टर, टोटल 8 फैक्टर्स थे, 5 इंडिविजुअल डिमांड के और 3 एडिशनल थे इन केस ऑफ मार्केट डिमांड। टोटल 8 फैक्टर्स थे, जिसमें से पहला फैक्टर प्राइस ऑफ द कमोडिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था। वो छोड़कर बाकी 7 फैक्टर्स में जब चेंजेस आता है उसको हम चेंज इन डिमांड के नाम से जानते हैं। यहां पर देखो क्वांटिटी वर्ड नहीं लगा है, बिकॉज यहां पर प्राइस चेंज नहीं होगा। ठीक है, व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस, प्राइस को छोड़कर बाकी फैक्टर्स, बाकी कितने फैक्टर्स हैं? 7 फैक्टर्स, क्योंकि प्राइस वाला तो हम ऑलरेडी पढ़ लिया इसके पहले वाले टॉपिक में, है ना। तो प्राइस को छोड़कर बाकी फैक्टर्स में जब चेंजेस आएगा तब डायग्राम हमारा शिफ्ट होगा ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज चेंज इन डिमांड। ठीक है, आओ डायग्राम से समझेंगे, बुक में बाद में चलेंगे, पहले डायग्राम से हम समझेंगे। इधर होता है क्वांटिटी, इधर होता है प्राइस। हम पहले ये डिमांड कर्व में थे, ये हमारा पॉइंट था। ठीक है, प्राइस था 100 रुपए, क्वांटिटी था 50 यूनिट। अब मेरा इनकम, मैं मिस्टर, मेरा तो छोड़ो, बात करते हैं भुतलू का। भुतलू का इनकम अगर भुतलू का इनकम राइज हो जाए, ठीक है, पहले ये 1 लाख रुपए महीने कमाता था, अब ये 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेगा? ऑब्वियसली, जब वो 1 लाख कमाता था तो वो कम खर्च करता था, अब जब वो 5 लाख कमा रहा है तो वो ज्यादा खर्च करेगा। तो जब ये ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा, क्या डिमांड, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा? यस, क्वांटिटी बढ़ेगा सर। ये जो क्वांटिटी है, पहले 50 यूनिट्स का डिमांड होता था, अब मार्केट में 50 से ज्यादा यूनिट का डिमांड होगा, 60 यूनिट का डिमांड होगा। तो मैं डिमांड को ले जाता हूं कहां पर? Q1, दैट इज 60 यूनिट्स। अच्छा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है, क्या प्राइस में कोई चेंजेस आएगा? नहीं, प्राइस तो वही का रहेगा। प्राइस क्यों चेंज होगा? क्या क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होने के कारण प्राइस में कोई चेंजेस आएगा? नहीं आएगा। तो प्राइस तो वही का वही रहेगा, तो प्राइस तो हमारा बढ़ जाएगा। प्राइस मतलब प्राइस उतना का उतना है। तो हम कहां जाकर इंटरसेक्ट किए? पॉइंट बी में इंटरसेक्ट किए। पॉइंट बी कहां है? इस डिमांड कर्व के बाहर है। तो अब हमें एक नया डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा, और जो नया डिमांड कर्व होगा वो यहां से आएगा कुछ इस तरीके से, जिसका नाम होगा D1 D1। तो अब की बार सिर्फ तुम्हारा पॉइंट चेंज नहीं हुआ है, अब की बार पूरा कर्व ही ऊपर की तरफ चला गया। देखो पूरा का पूरा कर्व ऊपर की तरफ चला गया। अगर इसका इनकम कम हो जाता, मान लो इसका इनकम 10,000 हो जाता, तो ये कम खरीदता, तो डिमांड कितने का होता? 40 यूनिट्स का। तो उस केस में हम यहां इंटरसेक्ट करते, ये पॉइंट को मैं नाम सी दूंगा, तो मुझे यहां पर एक और कर्व बनाना पड़ता, जिसको मैं बोल दूंगा D2 D2, क्योंकि पॉइंट सी
किसी भी कर्व के ऊपर नहीं आ रहा, तो पॉइंट सी के लिए मुझे एक नया कर्व बनाना पड़ेगा। और यहां पर देखो कर्व ही नीचे आ गया, सिर्फ पॉइंट चेंज नहीं हुआ, पूरा का पूरा डायग्राम ही बदल गया। इस वजह से हम इस टॉपिक को बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और शिफ्ट कब होता है? जब प्राइस को छोड़कर बाकी चीजों पर इंपैक्ट आता है, प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी को छोड़कर बाकी चीजों पर इंपैक्ट आता है, उस केस में शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है। ठीक है, देखो रीजंस क्या क्या दिया हुआ है, वही दिया हुआ है। चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, खुद का प्राइस को छोड़कर, हो सकता है सब्सटीट्यूट में चेंज आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज आ रहा है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में चेंज आ रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आ रहा है, सीजन एंड वेदर में आ रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंज इन प्राइसेस में आ रहा है, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में आ रहा है। तो कोई भी फैक्टर हो सकता है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब फर्स्ट पॉइंट जो हम पढ़े थे उसको छोड़कर बाकी सातों फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर यहां पर हो सकता है। ठीक है, क्लियर है बात? चलें आगे, इसके रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट, या तो राइट साइड शिफ्ट हो सकता है या तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो सकता है। हम दोनों एग्जांपल लेकर ऑलरेडी देख चुके हैं। राइटवर्ड शिफ्ट कैन बी आल्सो टर्म्ड आउटवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड शिफ्ट, ये सब उसके नाम है। या तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोलेगा या तो चेंज इन डिमांड बोलेगा। चेंज इन डिमांड का मतलब कौन सा लिख कर आना है? शिफ्ट वाला लिखना है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या लिखना है? वो प्राइस वाला, इसके पहले जो पढ़े थे। बात समझ रहे हो? फॉर लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या लिखेंगे? इनवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट, डाउनवर्ड शिफ्ट। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड कब होगा? Increase in demand refers to rise in demand of a commodity caused due to any factor other than own price of the commodity. खुद का प्राइस को छोड़कर बाकी फैक्टर्स में चेंजेस आने से ये राइज करेगा, और वैसे ही कुछ फैक्टर्स कम होंगे तो ये नीचे भी आएगा। देखो डाउनवर्ड डिक्रीज इन डिमांड कब होगा? डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू फॉल इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी कॉज्ड ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जैसे कि इनकम कम हो गया, पॉपुलेशन कम हो गया, इस तरीके का कोई इवेंट होगा तो उसमें हमारा डिमांड कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आए? हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े आज के क्लास में। एक मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, जब हम सेम कर्व में ऊपर या नीचे जाते हैं उसको हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी बोलते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से होता है। और दूसरा पढ़े शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जिसको हम चेंज इन क्वांटिटी भी बोलते हैं, और वो अदर फैक्टर्स की वजह से होता है प्राइस को छोड़कर। ठीक है, आओ दोनों का डिफरेंस बिटवीन, कुछ 3 पॉइंट्स है, एग्जाम में आएगा तो तुम्हें इससे ज्यादा लिखना पड़ेगा। मैं सिर्फ 3 पॉइंट पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसके आगे तुम खुद लिख सकते हो, जैसे कि डायग्राम बना सकते हो, अदर नेम्स लिख सकते हो, ऐसे और बहुत सारे पॉइंट्स तुम अपने मन से बनाकर लिख सकते हो। तो मीनिंग हम आराम से लिख लेंगे। ठीक है, दोनों का मीनिंग मैं पढ़ाया हूं। इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, बताओ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है तो डिमांड कर्व डू नॉट चेंज। न्यू डिमांड कर्व, यहां पर न्यू डिमांड कर्व, हमें एक नया डिमांड कर्व बनाना पड़ता है। रीजंस, ये रीजन है सिर्फ और सिर्फ प्राइस, ओन प्राइस, खुद का प्राइस, और ये अदर देन प्राइस। सर मीनिंग भी लिखवाई दो। अरे मीनिंग के नालायकों, मीनिंग ये रहा, पहला लाइन में मीनिंग दिया हुआ है, ये रहा, ये इसका मीनिंग है, और फर्स्ट स्लाइड का स्टार्टिंग में ये इसका मीनिंग है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आओगे तो इसका मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर इसका मीनिंग दिया हुआ है। बात समझ रहे हो? तो मीनिंग खुद से लिख लेना, बाकी मैं लिखवा दिया हूँ। क्लियर है बात? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दोनों के बीच का डिफरेंस पूछता है, दोनों को कंपैरिजन पूछता है, दोनों के रिलेटेड 3-3 मार्क का व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें दोनों को तुमको एक्सप्लेन करना पड़ता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड, जरूर से अच्छे से पढ़ के जाना इस टॉपिक को। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।